पाकिस्तान जो जो सो कॉल्ड कंट्री बनी और जो एक टुकड़ा है भारत का, बांग्लादेश एक टुकड़ा है भारत का, जो भारत से टूट के अलग हुआ और अलग होने के बाद सूख रहा है, वो प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कोई पेड़ की कोई टानी, पेड़ का कोई पत्ता अलग हो जाए और बोले मैं पेड़ बन जाऊंगा, तो वो उसके लिए जड़ें भी चाहिए और उसके पास डीएनए के पूरे ट्रेड्स होने चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद ये दोनों ही ट्रेड्स नहीं है। ये अमेरिका की जो भी एजेंसीज पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है ना, वो हर जगह से एक्सपोज हो रही है और हर जगह से उनका बनाया हुआ नैरेटिव टूट रहा है। छोटे मोटे मुल्कों में पैसे के लालच में उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बंद करके वो तो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर उनका जो नेटवर्क है वो उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने हमेशा किया और बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों की, जो अपने आप को समझ ही नहीं पाए और हमेशा उन लीडरों के पीछे खड़े रहे, जो लीडर हमेशा पाकिस्तान के टाउट बने। और जो लीडर बोल पाया कि हम किसी के टाउट हैं और इससे हमारी लॉन्जिविटी पे असर आ रहा है, हमारे लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी पे असर आ रहा है, उनको इन्होंने जेलों में डाला या फांसी दे दी। ये है ट्रुथ। और वो ट्रुथ सामने आया जब अमेरिका के कहने पे सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया। सच ये है कि जो पाकिस्तान है वो एक जमीन का टुकड़ा डिवाइडेड नहीं है, भारत से अलग हुआ। वो एक ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर भारत ने अपना कैंसर कंटेन करा दिया। तो आया सारा सच सामने, एक मॉरली करप्ट झूठा आइडियोलॉजी का मुल्क जो अपने लोगों को बोलता है मैं डेमोक्रेसी का पुजारी हूं, डेमोक्रेसी वहां है नहीं, ठीक है। और एक ऐसा मुल्क, ऐसा देश, ऐसा ईश्वर से बनाया हुआ, ईश्वरों के देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है ना, देवताओं को, वो भारत है। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सामने आमने खड़े हैं और भारत पीछे नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान के लोग आज भी जो हैं उनके डीएनए में क्लैरिटी है, कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने कहीं पे भी। जो चीज उन्होंने लड़ाई लड़ी अगर रशिया के साथ, तो उन्होंने अमेरिका को भी कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। और जो अमेरिका ने वहां चालने चली वो एक्सपोज हुई, अमेरिका को दुम दबा के भागना पड़ा वहां से। अफगानिस्तान के लोग आज भी जो हैं उनके डीएनए में क्लैरिटी है, कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने कहीं पे भी। जो चीज उन्होंने लड़ाई लड़ी अगर रशिया के साथ, तो उन्होंने अमेरिका को भी कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। और जो अमेरिका ने वहां चालने चली वो एक्सपोज हुई, अमेरिका को दुम दबा के भागना पड़ा वहां से। तो दुश्मन हम सबका कॉमन कौन है? टेररिज्म। और टेररिज्म का बेस क्या है? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, है ना। और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को किसने आधार बनाया? यूएस ने। तो पोल्स आर ऑलरेडी क्लियर। ईरान को चेक करने के लिए भी ये पैक्ट है। बिल्कुल चबार पोल, नहीं, शियाज शुड नॉट बी डोमिनेटिंग फोर्स। एग्जैक्टली। एक बड़ी चीज करने की कोशिश की जा रही है, अनरेस्ट बनाने की। देखें, जब मिनोरिटीज को डरा के आपको खतरा अनरेस्ट नहीं बना, क्योंकि उनको लग रहा था ग्राउंड पे तो खतरा है नहीं, हमें कोई घरों में घुस के मार नहीं रहा, हमें कोई हरास नहीं कर रहा। तो मिनोरिटीज को प्रोव करने में फेल हो गई एजेंसीज कि जब हम लोग यहाँ पे राजाओं की तरह रहते थे, तुम लोग तो आदिवासी थे। अमेरिका बोलता है डेमोक्रेसी को लाया, तू कहां से लाया? आप अरब के अंदर जो मूर्तियां दबा के थोड़ी बोल सकते, अरब लोग मूर्ति नहीं पसंद करते थे। कि जब आप मिनोरिटी को प्रोवोक नहीं कर पाए, आप मेजॉरिटी को प्रोवोक कर रहे हो टू बिल्ड प्रेशर इनसाइड द कंट्री। और जो चंद लोग इनके द्वारा फंडेड है पैसे के लालच में या किसी और किस्म के लालच, अगर वो ऐसा करेंगे तो जो पावरफुल लोग हैं यहाँ बैठे हुए वो उसका जवाब देंगे। जय माता दी। जय माता दी। जैसा आप सब लोग जो हमें फॉलो करते हैं अर्थ न्यूज़ में, जम्मू कश्मीर की यूटी से हम लोग ये मीडिया हाउस चलाते हैं और लद्दाख में भी हमारी प्रेजेंस है। ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जो जम्मू कश्मीर का इकलौता एक मीडिया हाउस, मुझे लगता है पूरे भारत का इकलौता एक मीडिया हाउस है जो दोनों डिवाइडेड यूटी से पब्लिश करता है, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसको बहुत लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। और हमारा जो जर्नलिज्म है वो ट्रुथ पे बेस्ड है और प्रोफेशनली टेक्निकली एक्नॉलेज्ड है। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो अपने माशरे के दिग्गज हैं और समय आने पे वो भी इन स्टूडियोज़ में आके अपनी इंटेलेक्चुअल जो उनके पास वेल्थ है उससे वो वर्ल्ड को इन्फॉर्म करेंगे। और जो भी आज सिनेरियो, आज 2025 में जो सिनेरियो बना है उसके बारे में जनता को बताएंगे। बिकॉज ये एक बड़ा गोल्डन पीरियड है दुनिया के लिए, जब राजाओं के बीच में बात नहीं हो रही है कि राजा सत्ता कैसे चलाएगा, जनता के बीच में बात हो रही है और कोई भी मैनिपुलेशन टिक नहीं पा रही है। आज 70 करोड़ 80 करोड़ लोग भारत में ही हैं जो एक मोबाइल लेके बैठे हैं और अपनी बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को डिबंक करते जा रहे हैं, हर सच सामने आता जा रहा है और हमें भी मौका मिल रहा है एनालिसिस करके देने का कि क्या हो रहा है स्टेट्स में। तभी जो डीप स्टेट है वो फेक स्टेट हो गई और डीप स्टेट जो है वो डीप डाइव कर चुकी है और किसी समुद्र के तले में जाके ख़त्म हो चुकी है, उसकी रेलेवेंस सब कोई रही नहीं है। हैविंग सेड दैट, जैसे आप देख रहे हैं कि अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी कि मैं शिवांग सत्यगुप्ता, मेरे साथ रवि शांडू है
एनालिसिस करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और खुशी इस बात की होती है कि जम्मू कश्मीर की यूटी से हम लोग वो बात करते हैं जो ग्लोबल ट्रेंड्स होते हैं, ग्लोबल ट्रेंड बनने वाले होते हैं। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सामने आया, जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ अ रिवील्ड ट्रुथ। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये रिवील अभी हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन सच सच होता है, पसंद आए कि ना आए। सच ये है कि जो पाकिस्तान है वो एक ज़मीन का टुकड़ा डिवाइडेड नहीं है भारत से अलग हुआ। वो एक ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर भारत ने अपना कैंसर कंटेन करा दिया। जो बीमारियाँ, जो जिसको बोलते हैं ना, एक इम्प्यूरिटीज़ अलगाववाद, इम्प्यूरिटीज़ आपको रोकने के लिए जो साजिशें की गई, जिस तरीके के हालात आपको भारत को एक महान राष्ट्र मॉडर्न टाइम में बनने से रोकने के लिए, भारत को बबर शेर से रिड्यूस करते करते सोना तो नहीं ले सके इतनी जल्दी, चिड़िया के लिए तौर पे उसका नाम डाल दिया गया चिड़िया। तो वो सारी जो साजिशें इस दुनिया ने रची, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई था, है और रहेगा, वो है भारत। और भारत को तोड़ने के तरीके निकाले गए, और तोड़ने के बड़े तरीके निकाले गए। जब ये लोग यहाँ पे आए तब भी निकाले, जब जाइए हिस्ट्री के बीच में जाके मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। लेकिन आज भारत का जो कल की अवतार है ना, वो अपना रंग दिखा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में इसको कैसे मानते हैं, वो होंगे और वो हैं और वो आएंगे दुनिया में। लेकिन आज जो मैं कल पुर्जों की बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा फिलोसफिकल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। कल पुर्जे बोलते हैं उन चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होती हैं। तो आज टेक्नोलॉजी अपना काम बढ़िया तरीके से कर रही है और डिबंक कर रही है सारी चीज़ों को, कि जो पाकिस्तान जो सो कॉल्ड कंट्री बनी, और जो एक टुकड़ा है भारत का, बांग्लादेश एक टुकड़ा है भारत का, जो भारत से टूट के अलग हुआ और अलग होने के बाद वो सूख रहा है। वो प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कोई पेड़ की कोई टानी, पेड़ का कोई पत्ता अलग हो जाए और बोले मैं पेड़ बन जाऊंगा, तो वो उसके लिए जड़ें भी चाहिए और उसके पास डीएनए के पूरे ट्रेड्स होने चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद ये दोनों ही ट्रेड्स नहीं है, ट्रेड्स ही नहीं है पूरे करेक्टर के। पूरा करेक्टर है जो सनातन सभ्यता से चलता है। खंडहर तो रह गए मोहनजोदड़ो में, सभ्यता वहाँ से भाग गई। जो लोग वहाँ रहते थे, जो सोचें वहाँ चलती थी, वो पाकिस्तान को नहीं मिली। पाकिस्तान को एक खंडहर मिले, पाकिस्तान को आर्काइव्स मिले मोहनजोदड़ो के और उधर हड़प्पन सिविलाइजेशन के। जो सिविलाइजेशन की नॉलेज थी वो आ गई। जो आज प्रेजेंट भारत आप देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, उसमें आ गई सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो लोग सुने, देखें, समझें, उनको हमारी बात समझ में हम क्या कहने वाले हैं। पाकिस्तान का जो भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं, उसको आज हम इस तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि पूरे नेशनल मीडिया को ही समझ में आएगी कि जम्मू कश्मीर में एनालिस्ट करने वाले लोग बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर क्यों एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस लेके बैठने वाला मुल्क है, स्टेट है हमारी जम्मू कश्मीर। क्यों इम्पोर्टेंट है वो? इसलिए है क्योंकि जिसको आप पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पैक्ट बोल रहे हो ना, जो हुआ, वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पैक्ट नहीं है। वो अमेरिका द्वारा बनाया हुआ पूरा नेटवर्क है। और उसी दौरान 2 दिन पहले कॉल आना, ये पूरा सेट था। और उसी के बीच में बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनको हम आगे चल के डिकोड करेंगे। तो पहले हमने बता दिया कि जम्मू कश्मीर की धरती से, अर्थ न्यूज़ शिवांग सत्यगुप्ता, रवि शांडू बता रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से आप लोग, हमारे चैनल को बहुत सी एजेंसियों ने, मुझे लगता है जो एंटी नेशनल हैं, उन्होंने ऐसे तरीके से रखा हुआ है कि ये शेयर ही ना हो, इस चैनल को रीच ही ना मिले। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, 2, 4, 5, 10 लोग हमें देखते हैं, वो इसको शेयर करें ताकि आम लोगों तक सच पता लगे। सच ये है रवीश की, ये अमेरिका की जो भी एजेंसीज पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं ना, वो हर जगह से एक्सपोज हो रही हैं और हर जगह से उनका बनाया हुआ नैरेटिव टूट रहा है। छोटे मोटे मुल्कों में पैसे के लालच में उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बंद करके वो तो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर उनका जो नेटवर्क है वो उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। तो मेरा ये कहना है कि ये सारा जो पैक्ट है, ये अमेरिका द्वारा किया गया। ये कड़ियाँ जुड़ती हैं कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ती है। आसिम मुनीर को उनको ओपनली सपोर्ट करना पड़ता है सिंदूर के बाद। उसके पहले आसिम मुनीर को बोलना पड़ता है कि हमारी जगलर बहन है,
क्योंकि अंदर से चीज़ें बन रही थी, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, इंडिया की पॉलिसीज ऐसी बन रही थी जो इंडिया को मजबूत बना रही हैं, इंडिया को कंज्यूमर स्टेट से प्रोडक्शन स्टेट बना रही हैं। इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर के साथ साथ ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस की तरफ जा रहा है, ग्लोबल ट्रांजिट की तरफ जा रहा है, ग्लोबल एक ऐसी स्पेस दे रहा है जिसमें लॉजिस्टिक का सेंटर बन रहा है। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, बाय शिप होती है, बाय एयर होती है, बाय रोड, बाय ट्रेन होनी है, उसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है। और इंडिया के पास अपना कंज्यूमर इतना है कि माल मंडी से बरातियाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये सारी जंगें, सारी लड़ाइयाँ होती है इकोनॉमी की डिस्पैरिटी की वजह से। तो अमेरिका बड़े सालों से लगा हुआ था कि किसी तरीके से हम इसको ख़त्म कर पाएँ, और अमेरिका के पीछे की सोचें जो ब्रिटेन से कहीं से चलती हैं, और उन लोगों ने जो काम किया उसका नतीजा आज सामने आया। क्या नतीजा सामने आया? क्योंकि सऊदी अरब एक कमज़ोर मुल्क है, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग मुल्क। ना उसके पास अपनी लेबर्स हैं, ना उसके पास अपना ह्यूमन रिसोर्स है, ना उसके पास अपने ऐसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज है पेट्रोल के अलावा जिसको वो बेच के कुछ करता है। और उसका पेट्रोल की खपत कौन करता है? सबसे ज़्यादा यूएसए, ठीक। और दूसरा कंट्रोल भी कौन करता है? यूएसए। अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो यूएसए। और यूएसए और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान की खुद ही की कोई आइडेंटिटी है नहीं, ना उसकी कोई आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी है, ना उसकी कोई जोग्राफिकल आइडेंटिटी है। वो एक जिसको बोलते हैं ना, हमने एक गैप रखा होता है, गैप रखा होता है जिसका इस्तेमाल जब हम चाहें करें। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने हमेशा किया, और बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों की जो अपने आप को समझ ही नहीं पाए और हमेशा उन लीडरों के पीछे खड़े रहे, जो लीडर हमेशा पाकिस्तान के टाउट बने। और जो लीडर बोल पाया कि हम किसी के टाउट हैं और इससे हमारी लॉन्जिविटी पे असर आ रहा है, हमारे लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी पे असर आ रहा है, उनको इन्होंने जेलों में डाला या फांसी दे दी। ये है ट्रुथ। और वो ट्रुथ सामने आया जब अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया। वो कैसे हुआ पता है आपको? अमेरिका जो है ना, ये सबसे बड़ी गिरगिट है दुनिया की, जो हर मोड़ पे रंग बदलती है। जब ये फ़ोन आया था ना मोदी जी को की बर्थडे पे, तो मैं समझ चुका था इसके बाद कोई बड़ी चीज़ सामने आएगी। और बाहर आ सवाल, एक तरफ सऊदी अरब करेगा पैक्ट और समझौता या एक अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है तो सऊदी अरब पे अटैक माना जाएगा, अगर सऊदी अरब पे होता है तो होता जाएगा। अब हम ये सवाल करें, पाकिस्तान को किससे खतरा है? ओके। और सऊदी को किससे खतरा है? सऊदी को खतरा है इजराइल से। तो इजराइल का मेन फीडर कौन है? चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो मॉरल हो, कौन है बताओ आप मुझे? अमेरिका। अमेरिका। इंडिया अगर अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को कंट्रोल करने के लिए यूएनओ से अपने आप को लाता है कि अब हमारा बायलैटरल है, हम यूएनओ में जो गए थे वो उसके लिए किसी ने माना नहीं है, अब ये हमारा मैटर हो गया, उसके बीच में सबसे बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कौन करता है? अमेरिका। और पाकिस्तान को आज तक सर्वाइवल किसने दिया? अमेरिका ने। और पाकिस्तान के थ्रू अपने अंदर डिस्टर्बेंस किसने क्रिएट कराई? अमेरिका ने। इसी तरह पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर किसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कराई? अमेरिका ने। तो असली लड़ाई किसके और किसके बीच में है? अब आया सारा सच सामने। एक मॉरली करप्ट, झूठा आइडियोलॉजी का मुल्क जो अपने लोगों को बोलता है मैं डेमोक्रेसी का पुजारी हूं, डेमोक्रेसी वहां है नहीं, ठीक है। और एक ऐसा मुल्क, ऐसा देश, ऐसा ईश्वर से बनाया हुआ, ईश्वरों के, देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है ना, देवताओं को, वो भारत है। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सामने आमने खड़े हैं और भारत पीछे नहीं जा रहा है। लोग टैरिफ की बात कर रहे थे, मैं बात टैरिफ की कर ही नहीं रहा था। मैंने कहा हमें इस चीज़ से बाहर आना ही आना, और आ चुके हैं। और उसके बाद नेचुरल एलाइज आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। अब ये जो थ्रेट है ना, तो जैसे होता है ना कि एक बुखलाया हुआ इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, पूरे मुल्क इकट्ठे हो जाए, भारत का या पाकिस्तान का कोई उसमें उसका स्टेक ही नहीं है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को एक हॉक्स बना के रखा हुआ है कि न्यूक्लियर स्टेट है। फिर क्या, जब जंग की बात आएगी चाहता कोई नहीं है, लेकिन भारत किसी भी जंग से पीछे नहीं हटता है। और जिस भी हिस्ट्री ये जानती है, 25 लाख भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वार 2 में लड़ाई की थी। समझ में आई ना? जो ब्रिटेन अपने आप को बोलता है ना कि मैं बड़ा अच्छा सर्वाइव कर पाया वर्ल्ड वार 2 में, तो वो इंडिया के 25 लाख सैनिकों के सिर पे बोलता है। और आज की डेट में वो जो स्पिरिट ऑफ भारत है ना, वो अलग है। वो स्पिरिट ना है बांग्लादेश में और ना है हमारी स्पिरिट वो पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में थोड़ी वो स्पिरिट है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं, एक्सटेंशन है। अफगानिस्तान के लोग आज भी जो हैं उनके डीएनए में क्लैरिटी है।
कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने कहीं पे भी। जो चीज़ उन्होंने लड़ाई लड़ी अगर रशिया के साथ, तो उन्होंने अमेरिका को भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया। और जो अमेरिका ने वहाँ चालें चली वो एक्सपोज हुई, अमेरिका को दुम दुआ के भागना पड़ा वहाँ से। और जो अमेरिका के सिंपैथाइजर थे वो जादों में चढ़ रहे थे फिर, क्योंकि अमेरिका का हिसाब क्या है, करप्ट करो, मॉरली करप्ट करो और किसी तरीके से अपनी वेल्थ को मोबिलाइज करने की कोशिश करते रहो। तो जो ये पैक्ट है ना, जो ये इसका पूरे का जिसको बोलते हैं ना षड्यंत्र करता है ताकि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, ग्लोब में वॉर्स हो, ग्लोब आपस में लड़ता रहे और हम 7 समुंदर पार से उसको कंट्रोल करें, वो है अमेरिका। और ये अनफॉर्चुनेट टाइम है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अब जो जिस मैस में पाकिस्तान फंसा ना, एक तरफ से इजराइल उसको अलग नज़र से देखेगा और ओपनली देखेगा, दूसरी तरफ से भारत जो है वो अमेरिका को बता चुका है कि टेररिज्म के ऊपर मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। तो दुश्मन हम सबका कॉमन कौन है? टेररिज्म। और टेररिज्म का बेस क्या है? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, है ना। और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को किसने आधार बनाया? यूएस ने। तो पोल्स आर ऑलरेडी क्लियर, सामने आने बाकी थे। तो इस पैक्ट का जो है खास असर किसी भी किस्म की जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट पे नहीं होगा। सिर्फ ये हो गया कि जो लोग पता थे कौन है, सामने नहीं आ रहे थे, आम लोगों तक वो सामने पहुंचने की बारी आई। जो लोग भारत में रह के पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे थे, टेररिस्टों के मरने के ऊपर आर्टिस्टों से दोस्ती कर रहे थे, जो कह रहे थे पाकिस्तान हमारा नेबरहुड है, कल कभी दोस्ती होगी। भाई पाकिस्तान अगर चाहे भी ना आपके साथ दोस्ती करना, उधर के लोग, अमेरिका नहीं करने देगा। और वही हो रहा है। अब आप बताओ, आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने पूर्ण व्याख्या की कि जो ये इवेंट है, जो आज का जो इवेंट हुआ, तो ये इवेंट जो था ये एक्चुअली में एक हॉक्स है। देखिए जिस तरीके की हेडलाइंस हम अभी पढ़ रहे हैं, चाहे हम विदेश के अखबारों में पढ़े, देश के अखबारों में पढ़े, अगर हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम इंडियन अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान तो इसकी अलग ही डींगे हाँक रहा है। लेकिन आज की असली खबर ये थी कि जो ट्रंप है, जो राष्ट्रपति ट्रंप है यूएस के, वो बगरम एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं और वो लेंगे। अफगानिस्तान में एंट्री चाहते हैं। और इंडिया बोल रहा है वहां पे एलईटी और वाकई जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है, यूएन में इंडिया ने बोला ना, इंडिया की सेफ्टी का पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट क्या है। जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें जिस नज़रिए से दुनिया या हम इसको देख रहे हैं, ये वो नज़रिया है ही नहीं। देखिए क्या है ये इजराइल का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है गाजा के अंदर, वो एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। वहाँ पर हवा से पैम्पलेट्स फेंके जा रहे हैं कि वकेट कीजिए, नहीं तो आप मारे जा सकते हैं, जो भी है। देखिए उन्होंने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रूव किया है कि देखिए हमने गाजा के लोगों को टाइम एंड अगेन समय दिया। जो 7 अक्टूबर से पहले जो 2024 में अटैक हुआ था, उससे पहले गाजा के लोग रोज बॉर्डर पार करके यहाँ पे नौकरी करते थे इजराइल में, शाम को घर जाते थे और गाजा शीशे का बना दिया था। इजराइल नहीं किया था, लेकिन देखिए उन्होंने अक्टूबर 7 जैसी हरकत की। तो जो इजराइल है उसका मानना है कि जी देखिए ये इलाका मुझे खाली चाहिए, बाकी जो इनके सपोर्टर है वहां पे लीजिए। अब ये एक नरू पॉइंट है पूरे गल्फ का। जो सऊदी अरब एक्चुअली देखिए, कोई भी अगर कुवैत कुछ करना चाहे, तुर्की कुछ करना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि असली ठेकेदार जो है वो सऊदी अरब है, जो गल्फ नेशन। तुमने ठीक कहा। और जितनी भी फंडिंग भारत में आई, जिसके ऊपर रिलीजियस टीचिंग्स हुई, और उन रिलीजियस टीचिंग के सेंटर्स से जो टेररिस्ट ग्रूम किए गए, उनका सारा पैसा सऊदी से ज़कात के रूप में आता है। बिल्कुल ज़कात, और वो ज़कात के रूप में यहाँ आके फंडिंग बनता है। बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा और एक क्लोज चीज़ पे जा रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ पे जा रहा हूँ कि जो ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का, और एक और बात बताऊँ, इसका मतलब नहीं, मतलब ये भी है, एक और मैं तुझे टोक रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई रिकॉर्डिंग करके वो क्या बोलते हो, टेलीप्रॉम्प्टर पे तो बोलते नहीं, हमारी जो एनालिसिस होती है स्टडी की, ईरान को चेक करने के लिए भी ये पैक्ट है। बिल्कुल चबार नहीं, शिया शुड नॉट बी डोमिनेटिंग फोर्स। एग्जैक्टली देखिए वो बिल्कुल किया गया। लेकिन देखिए इस एग्रीमेंट को अगर मैं समझ पाऊँ अपने प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब एक जो नेगोशिएशन का जब समय आएगा इजराइल के साथ, वो उसको बोल रहा है कि देखिए मेरे पास न्यूक्लियर है पाकिस्तान। लेकिन इस एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होती है या ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत होती है तो सऊदी बीच में इंटरवीन करेगा। मुझे अलग रिश्ते, मेरी एनालिसिस एक और है जो होने वाली है कुछ दिन में। सऊदी इज अ बिजनेसमैन। बिल्कुल, सऊदी विल साइन अनदर एग्रीमेंट विद इंडिया कि द एग्रीमेंट between India, Pakistan and Saudi excludes the
conflict with India. मैं कह रहा हूँ ये Exclude the conflict with मैं India. कह रहा हूँ जो आप सुनना मेरी बात, सीक्रेट चैनल्स हैं, आप सुनना मेरी बात, ये बात जो चैनल्स हैं जो भारत और सऊदी के आप चैनल, देखना वो वहां पे पहुंच गए। देखिए आप समझिए इसका मतलब क्या है। जो ये एग्रीमेंट है ना, पाकिस्तान को भी पता है। That is only ये it एक will साइड का be, एग्रीमेंट है। it is going to be, ये एक हॉक्स है, it is झूठ है। going to be, बिल्कुल। it is going to be another agreement जिसमें पाकिस्तान के से साइन किया गया, आपके खिलाफ कोई आता है हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अगर तेरे खिलाफ भारत आएगा तो हम भारत वाले केस में नहीं आएंगे। अंडरस्टूड है। ये मुझे लग रहा है ये इसका मतलब ये है कि ये एग्रीमेंट एक इजराइल को डराने के लिए एक नकली सा एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो इजराइल को भी एहसास है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रिंग्स जो है ना वो अमेरिका के हाथ से निकल गई हैं। अमेरिका स्ट्रिंग्स फिर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका की एजेंसी, लेकिन बच कैसे रहा है भारत? उसका रीजन बताता हूँ। बच इसलिए रहा है, आज भारत की पॉलिटिकल क्लास में, पीएमओ में, प्रेसिडेंट ऑफिस में, मैं बताता हूं पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, स्टेट्स में हो सकता है इक्का दुक्का, डीप स्टेट के आदमी डिफंक्ट बैठे हैं। देखिए सीक्रेसी है ना, क्यों हुआ ऐसा? देखिए आज आपको पता है 2014 से पहले जो सेक्रेटरीट में होता था पीएमओ का, वो सारी खबरें आईएसआई को पता होती थी। आप देखिए जो पटेल साहब थे हमारे, जो मुस्लिम थे गुजरात से, मुझे अहमद पटेल, ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स, और वो डायरेक्ट लिंक था। आप देखिए जो कंट्रोल था, और इसके बाद हमने आगे भी आज के दिन देखिए क्या हुआ। आज के दिन ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा महमूद ऑपरेशन किया गया, इतने 9 एयरबेस आपने हिट किए जहाज से, इससे पाकिस्तान को पता तक नहीं था कि क्या होने वाला है। एयरबेस भी ऐसे हिट किए जहां अमेरिका को लग रहा था हमारे जहाज यहाँ सेफ है, हाँ, हमारे न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट और आपको सर याद होगा कि जिन दिनों जब 22 अप्रैल को ये वारदात हुई, हम बड़े त्रास थे उस दिन शाम को हमने बोला था इसी कार्यक्रम में कि भारत को आईएसआई के हेडक्वार्टर के बाहर मिसाइल मारनी चाहिए, ऊपर सिर पे। हमने बोला था कि बाहर वार्निंग दो आप जी, और बिल्कुल हुआ। 10 तारीख को बिल्कुल वही चीज हुई। तो कहने का मतलब नटशल में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है एग्रीमेंट है, जो हिडन फ्रेंड्स हैं, सो कॉल्ड डिसिटफुल फ्रेंड्स हैं, वो ओपन हो रहे हैं। और अगर आज पाकिस्तान को मार पड़ेगी ना, मैं गारंटी देता हूं सऊदी इंटरफेयर नहीं करेगा। देखिए अगर वो मार पड़ेगी भारत से। देखिए मेरा ना अपना भी थोड़ा लाइफ में ऐसा ही अप्रोच रहा है कि आपका भी, मैं अभी आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, आपका भी लाइफ में ऐसा अप्रोच रहा है कि आप अकेले चल देते हैं। देखिए आप किसी के ऊपर नहीं रहते या हम किसी का वेट नहीं करते। भारत वैसा ही है। देखिए भारत को ना किसी फ्रेंड या किसी फो का कोई हमें फिक्र नहीं है। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है हमारा, एक यूनिवर्स है भारत। एक तरफ हमारे हिमालय है, दूसरी तरफ समुद्र है, 3 ओशन से हमारे आगे से कनेक्ट करते हैं। 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और हम लोग सस्टेनेबल मॉडल पे काम करते हैं। इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी आए, अकाल आ जाए, हम व्रत रख के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जो पाकिस्तान का टुकड़ा हमारे से अलग किया गया, वो टुकड़ा आए दिन हमारे को अपनी गलतियां, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करता है। अब एप्ट टाइम है। 2 चीज़ें मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। जो लोग हमें देखेंगे वो समझें और अपने अपने ग्रुप्स में इसके बारे में बात करें। एक बड़ी चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, अनरेस्ट बनाने की। आप देखें, जब मिनॉरिटीज़ को डरा के आपको खतरा अनरेस्ट नहीं बना, क्योंकि उनको लग रहा था ग्राउंड में तो खतरा है नहीं, हमें कोई घरों में घुस के मार नहीं रहा, हमें कोई हरास नहीं कर रहा। तो मिनॉरिटीज़ को प्रोक करने में फेल हो गई एजेंसीज़, जो भी फॉरेन की एजेंसीज़ है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं या यूएस की हैं या किसी भी कंट्री की एजेंसीज भारत में काम कर रही है, फेल हो गई। अब जो एक डेवलपमेंट हुई है ना रवीश, इसके ऊपर बड़ा सीरियस नज़र रखने की ज़रूरत है। और मुझे पता नहीं इस पर हम कमेंट कर सकते हैं, लीगली नहीं कर सकते हैं, बट बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव माई ओपिनियन एंड आई हैव माई राइट टू से व्हाट हैज़ बीन सेड। जो स्टेटमेंट इंडिया की जुडिशरी के टॉप बंदे से आई, हम सुनते थे कि जुडिशरी में, इंटेलेक्चुअल्स में अलग अलग किस्म की स्वभाव के लोग हैं। एक होती है मैं डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, जर्नलिस्ट बनता हूँ। एक मेरा स्वभाव होता है कि मेरे पे किस फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस है, मैं किस फिलॉसफी को पसंद करता हूँ, मेरी फिलॉसफी क्या है। तो जिन लोगों की फिलॉसफी भारत नहीं है, वो उनकी फिलॉसफी ना कम्युनिस्ट भी नहीं है। अगर यहाँ पे आज कम्युनिस्ट सरकार होगी ना, तो उनकी फिलॉसफी होगी जो भी इंसान कुछ कर रहा है वो नहीं करे, कुछ और करे। Those we say them as other side. They are always on the other side of the coin. मतलब जो भी इंसान मेहनत करके क्लास में फर्स्ट आएगा तो पूरी क्लास उसकी दुश्मन बनेगी। वो मेहनत करके फेल हो रहा है तो उसके दोस्त हैं। फर्स्ट आ रहा है तो ये नहीं कि सब उसके साथ मेहनत करें फर्स्ट आए।
सब लोग उसके दुश्मन, वो जो सब लगा भीड़ है, और वो भीड़ हमेशा अदर साइड में है। तो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ मैंने नोटिस की, मिनॉरिटी को जब प्रवोक करके वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, शाहीन बाग कर दिया आपने, सीए पे बोल दिया आपने, बड़ा कुछ बोल दिया, नहीं हुई, क्योंकि मिनॉरिटी को पता है, पढ़े लिखे लोग हैं कि कर क्या रहे हो। वी आर नॉट ट्रीटेड एज वी आर ट्रीटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम पावर में बैठे हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वी एंजॉय एवरीथिंग इन इंडिया, और हमारी मिनॉरिटी जो बढ़ रही है। इवन मोदी जी के दौरान भी जो बोला गया आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। अब मेजॉरिटी को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है विद कॉन्क्रीट प्लानिंग। क्या प्रोवोकेशन की जा रही है कि अगर आपके डाइटी के सिर को तोड़ा गया मुगलों के द्वारा, तो अगर आपको उनको वापस लाना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा। यहां तक ठीक था। ये कहना कि जाओ अपने भगवान से करा लो, ये 80 करोड़ लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की गई बाय इंटेंशन, प्लानिंग और अदरवाइज। तो ये चीज़ समझनी है कि ये चीज़ें जो है ना, ये भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, और इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ऊपर सुप्रीम पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वी शुड राइट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि अगर किसी आदमी ने किसी भी पोस्ट पे बैठ के ऐसी स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट एक फेथ के ऊपर बात नहीं करूंगा, ये साइंटिफिक फेथ है। अगर किसी का फेथ है कि मेरा ईश्वर किताब में है, हम उसको इज्जत देंगे। किसी का फेथ है कि मेरे ईश्वर जो है वो किसी शक्ल में ही नहीं है, वेरी गुड, इट्स योर लाइफ। और अगर किसी का फेथ है कि मेरा ईश्वर एक मूर्ति में है, तो उसकी आस्था को कहना वो टूटी हुई रहेगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना, मुझे लगता है ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, जो मूर्तियाँ टूटी थी वो टूटी रहे, ताकि इनको गुलामी का एहसास होता रहे। मेरी बात समझ में आई आपको? ये मैं ओपनली कहना चाहता हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नॉर्म्स भी बदलो कि एक, लेट अस सपोज मैं कमज़ोर था, तू कमज़ोर था, हमारे पिताजी के साथ एट्रोसिटीज़ हुई, उनकी बेइज्जती हो गई, अब हम बड़े हो गए, हमारे पिताजी की मार खाती हुई तस्वीरों को देख के कोई बोलेगा ये चेंज नहीं हो सकता, फिर हम भी ये काम करते हैं, हम आपकी तस्वीरें निकाल के लाएंगे कि जब हम लोग यहाँ पे राजाओं की तरह रहते थे, तुम लोग तो आदिवासी थे। अमेरिका बोलता मैं डेमोक्रेसी को लाया, तू कहाँ से लाया? मतलब जो लोग, पूरी हिस्ट्री कहाँ से चलती है? सिंबलिज्म से। आप अरब के अंदर जो मूर्तियां दबा के थोड़ी बोल सकते हो, अरब लोग मूर्ति नहीं पसंद करते थे, थोड़ी बोल सकते हो। तो वो सिंबलिज्म तो है ही है ना, चाहे शक्ल किसी में आप ले लेते हो। ईश्वर की शक्ल नहीं होती, बट ईश्वर के मैसेंजर्स की शक्ल तो है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, अगर क्राइस्ट की उसको क्रूसिफिकेशन की वो जो क्रॉस के ऊपर टांगे होते हैं, क्राइस्ट जी होते हैं, उनको देखते हैं, उनका फेथ है ना। तो कोई दुनिया की ताकत थोड़ी बोल सकती है इससे करवा लो। जुडिशरी के पास इसलिए जाया गया विद द रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू एलेबोरेट दिस, मेरे को लग रहा है मुझे करना है, मेरा मन है और मेरा राइट है करने का। जुडिशरी के पास इसलिए लिया गया क्योंकि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फेथ, राइट टू वर्शिप है। और राइट टू वर्शिप का इन्फ्रिंज हो रहा था कि एक आइडल है मंदिर में और उसको तोड़ा गया है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर जज साहब ने कहना था कि जनाब ऐसा है, इट इज नॉट द प्रोवोकेटिव ऑफ जुडिशरी टू डायरेक्ट दिस, वी कैन सेंड दिस केस बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the comment कि keeping in view the faiths, keeping in view the right to worship, let the archaeological survey of India is asked to review the norms, है ना, for the completion of the things which are lying pending. completion of things का मतलब हो गया आइडियल्स को पूरी तरह ठीक करके आप दोबारा से रीइंस्टेट करिए उन मंदिरों में, उनको टूटा हुआ मत रहने दीजिए। दिस इज द वे टू डील विद द प्लेस ऑफ वर्शिप, बिकॉज ये कोई ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट्स नहीं है जहाँ पे राजे रहे हैं। ये आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने अपने फेथ को एक्सप्रेस किया है कि मेरा फेथ है। फिर तो आप मुझे बात बताओ, जो पूरी लड़ाई है इजराइल और बाकी इस्लामिक कंट्रियों की, वो तो टेम्पल पे ही है, टेम्पल के बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। तो उधर जज साहब बोल देंगे ठीक है जी, ऊपर अपने अपने भगवानों को बोलो। तो उनको यह पता होना चाहिए था कि जब फेथ की बात आती है, फेथ से दुनिया चलती है, फेथ फेयर नहीं है, फेथ खुशी है। तो अगर एक पिटीशनर ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और जो उसके सुप्रीम कोर्ट के हेड है
वो बड़े नॉलेजेबल हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो बेसिक स्वभाव है, जिसको बोलते हैं ना, एक तेरी प्रकृति क्या है, अगर वो अम्यूज करना है किसी को। जब बोला गया राम मंदिर के केस में कि राम जो थे वो थे ही नहीं, एक मिथियोलॉजिकल करेक्टर है। और दूसरी बात कि जो राम सेतु है वो एडम ब्रिज है। मुझे लगता है कि जैसे सारी चीज़ें एक्सपोज हुई भारत में, जुडिशरी के अंदर जो चीज़ें नहीं एक्सपोज हो पाई, बिकॉज जुडिशरी के पास एक अपना इम्यूनिटी होती है। आम जनता में ये बात अब डिस्कस हो रही है कि जज साहब ने केस को कहना था कि मेरे पास लीगल स्ट्रेंथ नहीं है टू टेल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि आप इस मूर्ति को कंप्लीट कराने की परमिशन दो, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास, उन्होंने कमेंट किया अब ये कोर्ट नहीं है इस काबिल, आप अपने भगवान जी को बोलो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इमीडिएटली कुछ लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, हम तो करेंगे कोशिश करने की कि सर इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफिस जो है, जो सुप्रीम ऑफिस है हमारे भारत का, वो इसके ऊपर संज्ञान ले कि इसके ऊपर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग स्टैंड ले सकते हैं फॉर दिस कमेंट। कोई बोलेगा जी मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में, दैट इज़ नॉट मजाक, दैट इज़ कि आप उन सब लोगों को जो सिंबोलिज्म की पूजा करते हैं, बड़े लोग हैं, खाली भारत थोड़ी है, आप उन सबको चैलेंज कर रहे हो कि अपने भगवान को पेश करो। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस थिंग। और जो मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जब आप मिनॉरिटी को प्रोवोक नहीं कर पाए, आप मेजॉरिटी को प्रोवोक कर रहे हो टू बिल्ड प्रेशर इनसाइड द कंट्री कि देखो जी जो सुप्रीम ऑफिस है जहाँ से जुडिशरी हमें न्याय मिलना है, वही इन 80 करोड़ लोगों का मजाक उड़ा रहा है, जो लोग आइडियल वर्शिप करते हैं। और जो जंग है बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल वर्शिप नहीं है, ये बिटवीन पावर एंड नॉन पावर है। मैं कमेंट करूंगा, मेरा मन कर रहा है, मेरे को समझ आ रही है। एक लोग कम्युनिटी 200-300 करोड़ तो थे ही नहीं जो आइडियल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, वो वेल ऑफ थे, सरमाया था उनके पास। लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनके करेक्टर को देख रहे हैं, उनके आभूषणों को देख रहे हैं। सरस्वती माता की मूर्ति बना रहे हैं, उसमें ज्ञान को देख रहे हैं, उनको म्यूजिक दिया गया है, उनको किताबें दी गई हैं, सिंबॉलिज्म है, ज्ञान क्या होता है। लक्ष्मी माता को हाथी दिए गए हैं, उनके हाथों में कुबेर उनके हाथों में क्या बोलते हैं कॉइन्स रखे गए हैं, चांदी मेटल रखा गया। मेटल आज भी सबसे सिक्योर कमोडिटी में माना जाता है। काली माता की पूजा करते हैं, वॉर वर्शिप करते हैं कि 18 भुजाएं, 18 में वेपन्स हैं। तो ये सिंबॉलिज्म है जिससे क्लैरिटी होती है हमने करना क्या है। और उसके बियॉन्ड जब आप इस सबके बाहर चले जाते हो, फिर ब्रह्म की पूजा भी की जाती है, अब वो निराकार भी है। तो देयर आर स्टेप्स। आप बोलोगे है ही नहीं। एक छोटे बच्चे को हम देते हैं पहले एप्पल, सॉफ्ट सा, फिर वो कहता हाँ जी एप्पल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एप्पल मुंह से बोलते हैं, उसके मन में पिक्चर बनती है। अब सीधे थोड़ी बोलते हैं तू सोच, जिसने एप्पल देखा ही नहीं। अब जो शेप उसने देखी होती है उसको विजुलाइज करके वो फेथ बनता है, वो डिसिप्लिन होता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, 70-80 साल की जिंदगी जीता है। अगर वो उतना मेच्योर होता है कि ब्रह्म को समझ सके तो पहुंच जाता है ब्रह्म तक। और नहीं मेच्योर होता है, नहीं पहुंच पाता है। आप उस पूरे फेथ को, उस स्ट्रक्चर को कह रहे हो है ही नहीं, और वो स्ट्रक्चर बताएगा कि मैं हूं, क्योंकि फेथ है, फेथ एग्जिस्ट करता है। तो जो मैंने पिन पॉइंट किया कि इंडिया को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की बड़ी साजिशें चल रही हैं, बड़ी कोशिशें चल रही हैं। और एक और बात बोलना जरूरी है, अमेरिका और कहाँ से हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। जो एक ऐप अमेरिका के द्वारा डिज़ाइन की गई वो है इंस्टाग्राम, वो है फेसबुक। इंस्टाग्राम पे आप ऐसे काम कर सकते हो जो किसी की भी पर्सनल लाइफ को टार्निश कर सकता है। मीम्स, मजाक उड़ाने की जगह, जो एक अब्यूज करने को लीगल लाइसेंस दे, आपने लीगल नहीं, आपने एक उसको लेजिटिमेट कर दिया कि किसी का भी माइम बनाओ, किसी पे भी मजाक उड़ाओ, किसी का प्रैंक काटो और उसको दुखी होने दो, परेशान होने दो, इंगेज कर लो, और आईडी भी चेंज कर लो आप, और आपकी सरकारें उसके पीछे काम ही नहीं कर सकती। आपको किसी जुडिशरी में आप जा ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान में बेइज्जती कराता रहेगा। जो चीज़ कानून में मना है तो वो चीज़ ऐप्स में कैसे अलाउड है। आप किसी का नाम तो नहीं ना डाल सकते, उसको अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं ना बोल सकते, बट आप इंस्टाग्राम पे बोल। और इंस्टाग्राम का मैक्सिमम यूज़र कौन है? यंग, हमारा बच्चा। उसको मज़ा आता है कि मेरी आईडी किसी को पता नहीं लगी, पापा यूज़ करते नहीं है, तो मैं उसके अंदर एक अपनी दुनिया बना लूँगा, उस दुनिया में मैं जो मर्जी करूँगा। तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितनी ये ऐप्स हैं,
जिसमें हिडन आइडेंटिटी के साथ आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली भारत में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में दी गई। और चाइना ने अप्रोप्रिएट टाइम में ये समझ लिया, इसने वो सारी ऐप्स यहाँ पे बंद कर दी, और रशिया ने भी कर दी, वो सारा डाटा एक्सेस करना रख दिया। आज पूरे भारत का माइंडसेट जो है उनके हाथों में है कि कितने % लो, लेकिन उनके हाथों में एक चीज़ नहीं ना, कि भारत के डीप माइंड में डीएनए भारत का है, और जब भी प्रेशर पड़ेगा हमारी जो यंग जनरेशन है वो क्या डिसीजन लेगी, वो भगत सिंह ही बनेगी ना, वो नहीं ना बनेगी इनकी तरह सड़कों पे आके अपने ही झंडे फूकने वाले। और जो चंद लोग इनके द्वारा फंडिड हैं पैसे के लालच में या किसी और किस्म के लालच में, अगर वो ऐसा करेंगे तो जो पावरफुल लोग हैं यहाँ बैठे हुए वो उसका जवाब देंगे। अब ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ना ही ये मुगलों के ज़माने का भारत है। ये भारत जाग चुका है, और जागा हुआ जो भारत है ना, वो किसी भी कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं होगा, चाहे अंदर से की जाए चाहे किसी हाईएस्ट क्वार्टर से की जाए, उसका जवाब इनको मिलेगा और ढंग से मिलेगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है रोहिश कि जितनी डेवलपमेंट हो रही है ना, ये अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जिस जोन में उधर ही रहेगा। पाकिस्तान से खतरा ये है कि पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करके प्रॉफिट करने के लिए ना कोई और शरारत भारत के अंदर करने की कोशिश कर सकता है, जिससे बचने की जरूरत है। इसके आपका क्या कमेंट है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो इस टाइम पे बड़ा ही कॉन्फिडेंस से आगे चल रहा है, और एक जो नए जोश से, वो मैं कहूँगा वो एक डर भी है उनको, आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं इतने तरीके से। लेकिन जो अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के साथ जिस तरीके के अब उसके रिश्ते बने हैं, तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। और इसमें देखिए उसका सबसे पहले वो जो काम करता है पाकिस्तान की, देखिए एक सिंपल स्ट्रेटजी रही है, 2 शब्द की स्ट्रेटजी, उसको बोलते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मतलब है कि ऐसा काम करना है जिसको वो बोले कि मैं तो किया ही नहीं है, ये कश्मीर में कुछ हो रहा है जी, वो तो कश्मीरी कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, वो परेशान है, तो वो इंडियन पॉलिसीज से ऐसा एक नैरेटिव बनाना। तो लेकिन मैं बात बताऊंगा कि जो इस टाइम पे मोदी सरकार की जो सीक्रेसी से जिस तरीके से और जिस सीक्रेसी से काम चल रहा है, और जो उनका दृढ़ निश्चय और जो उनका विजन है, मतलब कि वो जो जिस तरीके से आपको रफेल के, आजकल मैं बताऊंगा लेटेस्ट इस टाइम पे रफेल 126 रफेल मेड इन इंडिया होने वाले हैं। तो जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रैंप अप करने की ज़रूरत थी, वो हो रहा है। हम पाकिस्तान को बीक अमेरिका से मिले या सऊदी अरब से, हमें उस पर डिपेंड, सऊदी अरब से नहीं मिल रही, ये भी सऊदी के थ्रू अमेरिका से ही मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमको अपना सिक्योरिटी, इन सब के बीच में ग्रे लाइन आ रही है। सिचुएशन जो है वो टाइट करनी चाहिए। इसके होने के बाद ईरान के और पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेन होने वाले हैं, और पूरे यूएई में जो वीकनेस है वो इनके साथ मिला, और जो स्ट्रेंथ है वो है ईरान के पास। ईरान के पास सस्टेनेंस की स्ट्रेंथ भी है, वॉर स्ट्रेटजी की स्ट्रेंथ भी है, और एम्यूनिशन की स्ट्रेंथ भी है। और ईरान ने जो अपने आप को इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद मर्ज किया एज ए लीडर ऑफ दैट एरिया, वो अब इन क्वेश्चन आया तो आई एम सीइंग अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएई एंड द पीपल दोज हु आर एसोसिएटेड विद गल्फ कंट्रीज के बीच में मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना एक नया एक बहस का मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स जो है ना वो कम है, पाकिस्तान को यूज़ करने वाले ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के बारे में गलत बात बोलना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उधर भी 30 करोड़ लोग रहते हैं जो अपने देश को प्यार करते हैं, लेकिन उनको अपने देश की असलियत पता होनी चाहिए। वो ये है कि आपका देश एक अपॉर्चुनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में है, जो गवर्नमेंट आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए कभी भी सिंसियर नहीं रही। जो भी सिंसियर होने की कोशिश की, आपके उस लीडर को या तो जेल में डाल दिया गया या उसको फांसी दे दी गई, और जो लोग आपको बेचते रहे पूरी दुनिया में, आपके हाथों से ही वो लीडर बनते रहे, इन द नेम ऑफ द फेथ, इन द नेम ऑफ द रिलीजन यू फॉलो। तो अब आपका भी जो जनरेशन है वो खड़ी हो, वो अपने लेवल पे एआई को पूछे कि व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान। एआई बता देगी उनको कि पाकिस्तान के सारे स्टैंड्स गलत हैं, पाकिस्तान को भारत के साथ सौहार्द के तरीके से चलना चाहिए, भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर अपने आप को बड़ा मजबूत बना सकता है। ये प्रेशर पाकिस्तान की गलियों सड़कों से जवान बच्चे पाकिस्तान के बोल सकते हैं, और वहाँ से पाकिस्तान का भला होगा। और जब ऐसा होता है, मुझे पूरा विश्वास है, मोदी जी ने कहा है कि मुझे खाली इधर के लोगों की फिक्र नहीं है, अगर वहाँ के लोगों को भी मेरी लीडरशिप की जरूरत है मैं देने को तैयार हूँ। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए जो असली जो इस सारे कन्फ्लिक्ट के जो असली भुगत भोगी हैं वो तो पाकिस्तान की आम जनता है, जिनको रोटी 100 रुपए में बेची जा रही है, और आर्मी के लिए सब कुछ
बिल्कुल वैसे खरीदा जा रहा है जो ड्रोन या जो इस्तेमाल किए गए भारत के खिलाफ। इसके विपरीत अगर हम उतनी दूर ना जाए, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर और जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो असेंबली है वो कानून साज असेंबली नहीं है। यहाँ पे 370 था, यहाँ पर जो सिटीजन था J&K का, उसका राइट रेस्ट ऑफ इंडिया के सिटीजन से ज़्यादा था। लेकिन POJK के अंदर जो वो वोट करते हैं लोग, वो जो बंदे जो चुने जाते हैं, वो सिर्फ एक बहसबाजी कर सकते हैं, वो कोई कानून नहीं बना सकते। उनका काम सिर्फ एक है कि वो एक कठपुतली की तरह इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे। तो वहाँ पे POJK के अंदर कितनी ज़्यादा सब्जुगेशन हुई। वहाँ पे मीरपुर था, मीरपुर टाउन में जो 60-70 के दशक में वहाँ पे डैम बनाया गया, मंगला डैम, तो सारी के सारे लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद काफ़ी पंजाब प्रांत के इलाके के लोग जो हैं वो जाके POJK में बस गए और उन्होंने ही आगे वो कैंप और मिलिट्री कैंप चलाए, और जो एक्चुअल पॉपुलेशन थी वहाँ की वो आज वहाँ पे दिख ही नहीं रही है। तो एक तरीके से जिनोसाइड कर दिया और बेच दिया। आप देखिए उसने गिलगित बल्तिस्तान और काफ़ी हिस्सा चीन को दे दिया कि आप अब संभालिए। वो चीन के हाथों से हमें मिल जाना है, क्योंकि चीन भी जो है ना वो पहले समझ चुका था, लेकिन चीन ने मजबूत बनाया पहले अपने आप को, फिर उसने स्टैंड लिया। अब कुछ लोग ना हमारे यहाँ पे बैठे हैं जो ये चीन के साथ हमारी बढ़ती हुई दोस्ती के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा हमारे थिंक टैंक्स को, सो कॉल्ड को, कि इनके सारे चेक किए जाएं, इनके मंशाएं चेक की जाएं। चीन को हमें बताना है कि हम उसके फ्रेंड हैं। हमने चीन को ये बताना है कि, और जो उसके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया गया ना, चाहे अमेरिका के एजेंसियों के द्वारा, वो एक्सपोज करना है। चीन अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत कर रहा था, क्योंकि चीन का 70% एरिया जो है ना वो लिवेबल नहीं है। उसके बाद बड़ा थोड़ा एरिया है, एग्रीकल्चर भी उसी में करना है, इंडस्ट्री उसी में लगानी है। तो जो एक होता है ना, दो दोस्तों को लड़ाओ तीसरा फायदा ले, वो काम हो गया। मोदी जी को ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि हमारी सिविलाइजेशनल सिमिलैरिटी है, जैसे अफगानिस्तान के साथ है, जैसे चाइना के साथ है, रशिया के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है हमारी। और ये कुछ यूरोप के लोगों को समझ में आता है, क्योंकि यूरोप में जो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है वो भारत में प्रैक्टिस होने के बाद वहाँ पहुँची हैं। तो आइसोलेट कौन होता है? आइसोलेट होते हैं वो जगहें जो कभी ह्यूमन हैबिटेट थी नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री नहीं है, वो तो बाद में डेवलप किया गया ना आर्टिफिशियली। आज आप चले जाओ लास वेगास में, रेगिस्तान था, लिवेबल थोड़ी है, वो हर चीज़ के लिए डिपेंड है। और जो नेचुरल उसने एग्रीकल्चर को बढ़ाया वो उसने कॉस्मेटिक तरीके से बढ़ाया, उसने सॉइल के अंदर यूरिया डाल के बढ़ाया, और जिसको वो सो कॉल्ड बोलता है कि ऑर्गेनिकली डेवलप्ड मेरी चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनिकली डेवलप्ड नहीं है, वो फोर्सफुली डेवलप्ड है। और उसकी जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं है जितनी वो बोलता है। GMO कर करके उसने अपने सीड्स खत्म कर दिए, और सारा फूड उसने कंटेमिनेट कर दिया और कार्सोजेनिक बना दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सपोज हो रही हैं, और ये जो है कुदरत की तरफ से हो रही हैं। और हमें ये देख के खुशी होती है कि अब जो भारत सर्ज कर रहा है, जो भारत खड़ा हो रहा है ना, इसको कोई दुनिया की ताकत किसी भी मैनिपुलेशन से रोक नहीं सकेगी। कारण उसका ये है कि टाइम आ गया है। ये बात 1947 में नहीं हम बोल सकते, हम थे ही नहीं। 1960 में भी बोल नहीं सकते क्योंकि पावर नहीं थी, बट 2025 में इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि 2012 के बाद जो चेंजेस भारत में आना शुरू हुई ना, वो चेंजेस ग्राउंड पे दिख रही हैं। टेक्नोलॉजी का आना बहुत बड़ा बूस्ट मिला। आज भारत की बुक्स के ऊपर रिसर्च पूरी दुनिया में हो रही है कि यार ये तो हमें चाहिए था, कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसा फेथ, सनातन फेथ, जिसमें अगर आप भगवान को किसी रूप में नहीं मानना चाहते हो, आप बहुत वेलकम है, आप ब्रह्म रूप में मानो। आप साकार में मानना चाहते हो, आप साकार में मानो, मूर्तियों में मानो। आप किताबों में मानना चाहते हो, आप बुक में मानो। आप जब हम भागवत कथा करते हैं ना, तो बुक होती है ना जो भागवत, उसको मानते हैं। ये हमारे लिए वेद पीठ है, वेद व्यास की पीठ है, उसको भी रब का रूप मानते हैं, गुरु का रूप मानते हैं, उसकी पूजा होती है। लोग गुरुओं की पूजा करके अपने आप को सॉलेस में ले जाते हैं और मोक्ष में ले जाते हैं। जो सुप्रीम अचीवमेंट है किसी भी बॉडी और माइंड एंड सोल की, वो भारत की सभ्यता में मिलती है, लाइफस्टाइल मिलता है। कोई इंसान खाना चाहता है नॉन वेज, वो तमस फूड खाता है, उसका स्वभाव वैसा होता है। तो दिस इज़ जिसको बोलते हैं राइजिंग टाइम ऑफ द भारत। और भारत को सिर्फ अभी इस टाइम पे थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें प्लांट हो चुकी हैं कई सालों से, आज वो लोग अच्छी पोजीशनों में बैठे हैं। वो बेसिकली एक होता है ना मुखौटा पहने हुए लोग हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो परम शक्ति दुनिया की है वो भारत के साथ बड़ी सुदृढ़ता के साथ खड़ी है, और रशिया के साथ भी खड़ी है, चाइना के साथ भी, और इनके साथ सबको यूनाइट होना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि पार्ट था इस सिविलाइजेशन का, ताकत उसके पास भी है सोच की। वो सोच गलत तरीके से अगर गलत लोगों के हाथों से हैंडल हो चुकी है, हमें उससे घर का भेदती है। वो भारत का भेदती है, भेद है उसको भारत का।
भारत के लोगों का, भारत के पॉलिटिशियंस का, क्योंकि 47 के पहले जो नेहरू जी थे वो उनके सारे दोस्त थे, बट जो अब पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो उनके दोस्त नहीं है, और उनमें जो उनके सिंपैथाइजर हैं वो पावर में नहीं है, और जो स्टेट है वो पावर में है। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है, और ये जब जनता में क्लियर होता है ना, तो जनता जब अपने लीडरों को मजबूत बनाती है ना, तो फैसले और सख्त होते हैं। सिंदूर के बाद और ज़्यादा मजबूती आई है सरकार में, और अब जो टैरिफ वॉर हुई उसके बीच में भारत निकल के आया, अब डॉलर से लड़ाई हो रही है उसमें से निकल के आ रहा है, और जो अब ये सऊदी के साथ पाकिस्तान ने किया, ये भी जो है ना फलूस फट जाना है। जो ये लोग खुश हो गया ना, जो सो कॉल्ड मीडिया उसी से शुरू हो गए पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान को ये लाइफ लाइन नहीं मिली, ये मॉरल ओवरडोज मिल गई। कहते हैं बुरा नहीं मानने को मेरी बात का, मैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ। कहते हैं जो भैंस का बच्चा होता है ना, जब मेल बेबी पैदा होता है ना, काफ, उसको ज़्यादा दूध पिलाते हैं, वो दूध पी के ही मर जाता है, उसको मारते नहीं है खुद, क्योंकि उनको भैंस चाहिए। अगर भैंस के घर में भैंस पैदा होती है तो उसको पालते हैं, लेकिन जब भैंस के बाद में एक मेल पैदा होता है ना, तो उसको मना नहीं करते हैं दूध पीने से, कहते हैं और दूध पी। वो दूध पीता रहता है, पीता, उसको पता ही नहीं मैंने कितना पीना है, पीते 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 वो इतना ज़्यादा पी लेता है कि वो उसी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो पाकिस्तान को मुझे लग रहा है लास्ट यूज़ कर रहे हैं कि फॉर एवर के लिए इसको बिल्कुल अल्टीमेटली एग्जॉस्ट करके या तो इसराइल के हाथों मरवा देंगे, नहीं देखिए, यहाँ अफगानिस्तान से मरवा देंगे, या इनकी आपस के कन्फ्लिक्ट में उसका यूज करके उसको थ्रो कर देंगे। पाकिस्तान का जैसे आपने बोला, वो हमारे बेदी हैं, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, और जहाँ तक सोच है वो भी इस तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। लेकिन देखिए वहाँ की सिचुएशन इस तरीके की हो गई है कि जो आर्मी की रिलेवेंस और आर्मी की पावर है, उसको सस्टेन करने के लिए उनको इंडिया हेटर बना के रखना है सबको। देखो उसके लिए लोग है ना, लेकिन जो रिवोल्ट मुझे क्यों कह रहे थे ना कि नेपाल में, मुझे लग रहा है वो रिवोल्ट पाकिस्तान में आने वाला है। अंत में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने ही होने हैं, पाकिस्तान में रिवोल्ट आने वाला है, पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आने वाले हैं। बहुत जुल्म हो गया लोगों, बहुत बुरी हालत है लोगों की, गरीबी है, गुर्बत है, मीडिया कितना ही मैनेज करेगा, कितना झूठ बोलेगा। आज मोबाइल से मोबाइल कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से डार्क वेब से भी वो देख लेते हैं हमारी क्या हालत है, हमारे माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान की क्या हालत है। तो इसलिए आने वाला समय जो है भारत के लिए आज से क्या पहले से अच्छा शुरू हो चुका है, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये भारत को और ज़्यादा ताकतवर बना रही हैं, हमारी टाइज को मजबूत बना रही हैं, और अमेरिका की छटपटाहट को साबित कर रही हैं, जो छटपटाहट उसको भारत की कामयाबी से हो रही है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं पूरे दुनिया में इकलौता एक ऐसा देश बनूं कि मैं जाऊं तो लोग सिर्फ सलाम ठोकें, मेरे को नमस्कार करें। भारत ने कहा पहला सलाम अपने जनता को, फिर तेरे बारे में सोचेंगे। तो इस चर्चा को क्लोज करते हैं। लास्ट रिमार्क्स। जी बिल्कुल, देखिए मेरा फिर से लास्ट रिमार्क ये रहेगा, जो आज ये सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जैसा ये दिख रहा है ये वैसा एग्रीमेंट नहीं है। ये सऊदी सिर्फ एक, जब नेगोशिएशन की बात आएगी इसराइल से, ये एज ए ब्लैकमेल यूज़ करना चाहता है उसको कि देखिए मेरे पास पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स है, लेकिन इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इंडिया जो सऊदी अरब है वो किसी भी हालत में इस मसले में पार्टिसिपेट नहीं करेगा डायरेक्टली। अगर उसने करना होता वो पहले कर चुका होता। आपको एक हिंट देता हूँ, कुछ साल पहले ना बैरल की इंटरनेशनल मार्केट की कीमत 0 हो गई थी, माइनस में भी गई थी, कुछ नेगेटिव भी चली गई थी। तो सऊदी को ये पता है बिल्कुल कि भारत और कंज्यूमर इकोनॉमी मेरे साथ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वो अपनी गलती ऐसी नहीं करेगा। उसके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां उसको भारत की सख्त ज़रूरत है, उसको बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना इतना काम कर रहा है सऊदी के अंदर, जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो चाइना, इंडिया, रशिया का जो ट्रोइका बन चुका है ना, अब इसकी छटपटाहट है कि लेफ्ट राइट से कहीं ना कहीं से कोई शरारत की जाए, अंदर से की जाए, वो कुछ नहीं होने वाली है। अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो चलती रहती हैं, और अर्थ न्यूज़ में हम बैठ के इसके ऊपर डिबंक करते रहेंगे, डिकोड करते रहेंगे, ताकि जनता इन्फॉर्म्ड रहे, और इन्फॉर्म्ड जनता एम्पावर्ड जनता होती है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।